तो CSIR नेट के लिए हम लवली आइडेंटिटी थ्योरम पढ़ रहे हैं। लवली थ्योरम क्या बोल रहे हैं कि एक बाउंडेड एंटायर फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, बाउंडेड भी हो और प्लस एंटायर का मतलब है डिफरेंशिएबल ओवर ऑल ओवर द डोमेन। ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं तो वो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट। और अगर कोई फंक्शन नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है, मतलब एंटायर फंक्शन है लेकिन है नॉन कांस्टेंट, तो इसका मतलब है वो बाउंडेड तो नहीं होगा, क्या होगा, अनबाउंडेड। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन ये आस्क कर जाए कि नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है तो आप एज अ कांस्टेंट ले सकते हो, मतलब एज अ एग्जांपल ले सकते हो e⁻z को, क्योंकि ये एक अनबाउंडेड फंक्शन है, राइट। ओके, फिर ऑप्शंस चेक कर लेना आगे। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है u+i/v और ये एंटायर फंक्शन है, अब दे रखा है गिवन, है ना, और कांस्टेंट भी दे रखा है। तो मतलब वो कांस्टेंट कब होगा, वो एंटायर फंक्शन आपको दे रखा है, वो या तो उसके दोनों जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, u एंड v, वो क्या हो, बाउंडेड, या फिर फंक्शन ही बाउंडेड हो जाए। ठीक है, या फिर आपका अल्फ़ा रियल पार्ट में कोई स्केलर मल्टीप्लाई करने पे या इमेजिनरी पार्ट में कोई स्केलर मल्टीप्लाई करने पे अल्फ़ा और बीटा वो वैल्यू वैल्यू से कम आए, मतलब वो अपर बाउंड हो, यानी कहीं ना कहीं पे उसका बाउंडेड हो रहा हो वो, तब जाके फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट। अब आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहती है, आइडेंटिटी थ्योरम बोलती है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है उसके डोमेन के अंदर, जो भी डोमेन गिवन है उस डोमेन के अंदर एनालिटिक है, इफ़ द सेट ऑफ जीरोस ऑफ फंक्शन हैज़ अ लिमिट पॉइंट इन डी। ठीक है, अगर कोई ना कोई उसका लिमिट पॉइंट बन रहा है, ठीक है, तो और लिमिट पॉइंट बन रहा है, देन f(z) बराबर 0 इन डोमेन, मतलब कि जो फंक्शन है वो 0 हो रहा है उसके डोमेन में और 0 उस डोमेन में बिलोंग कर रहा है, तो f क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ऐसे अगर इफ़ f एंड g आर द टू एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन d, इफ सेट ऑफ जीरोस ऑफ f एंड g हैज़ अ लिमिट पॉइंट इन d, डोमेन में कोई लिमिट पॉइंट है, तो वो क्या हो जाएगा, f मतलब f(z) बराबर gz और z बिलोंग्स टू d। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया कि 1/n का लिमिट पॉइंट क्या होता है, 0, और 0 डोमेन में बिलोंग करता है अगर, तो इसका मतलब है फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एक और थ्योरम है पिकार्ड थ्योरम, क्या बोलती है कि एवरी नॉन कांस्टेंट फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है जो नॉन कांस्टेंट है और वो एंटायर फंक्शन है, वो ओमिट होता है और एटमोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वो एक ही वैल्यू पे ओमिट हो सकता है। ठीक है, लेकिन मतलब कि फंक्शन ओमिट मतलब कि एक तरह से अनडिफाइन। ठीक है, और फिर अगर दूसरे शब्दों में इसको बोले तो कोई भी एंटायर फंक्शन है, मान लो अगर वो 2 वैल्यूज़ पे ओमिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन तो वो 2 डिफरेंट वैल्यू पे ओमिट होगा। ठीक है, और अगर नॉन कांस्टेंट फंक्शन है तो सिर्फ एक वैल्यू पे ओमिट होगा, यही पिकार्ड थ्योरम बोलती है। ठीक है, अगर वो 2 वैल्यूज़ पे ओमिट हो रहा है, दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जब फंक्शन ऑलरेडी एंटायर दिया हुआ हो। वही कोई आपको एंटायर फंक्शन गिवन है जिसकी सिंगुलरिटी एट अ पोल दी हुई है, मतलब एक ही टाइप की सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करती है और वो पोल है, तो वो फंक्शन नेसेसरीली एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो। ठीक है, मतलब कि पहले वो फंक्शन क्या है, एंटायर है ऑलरेडी, उसकी सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करती है, वो सिंगुलरिटी क्या है, पोल, मतलब वो फंक्शन पोल पे इन्फिनिटी हो रहा है, तो वो फंक्शन क्या होगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, भाई कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है कि एंटायर फंक्शन है और उस मतलब ये पोल जेड तो पोल ही है, उस पर फंक्शन 0 हो रहा है, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अगर मान लो कि फंक्शन इस टाइप का दे रखा है आपको f(z)/zn टाइप का, ठीक है, और बराबर 0 हो रहा है, तो f(z) मस्ट बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री n-1 होगी, और मतलब n-1 होने का मतलब है कि वो 0 ही होगा, और मतलब ये 0 कब होगा, जब f(z) एक ऐसा फंक्शन हो जिसकी डिग्री इससे लेस हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तभी 0 हो सकता है, इसका मतलब ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन। अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें ये लिमिट ये दे रखी है, तो इसको देखते समझ में आ जाए कि पोल है। ठीक है, अगर पोल है और प्लस एंटायर फंक्शन है तो वो फंक्शन नेसेसरीली क्या होगा, एक पॉलिनोमियल।
ठीक है। अब पॉलिनॉमियल हो गया। अब एवरी पॉलिनॉमियल हैज़ अ फाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़, जैसे ऑप्शन में आपको दे कि इनफाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़ होता है पॉलिनॉमियल फंक्शन, तो इसमें होता है पॉलिनॉमियल फंक्शन के पास फाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़ होती हैं। देखो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि लिमिट, सबसे पहले लिमिट पॉइंट चेक करता है फंक्शन की, ठीक है। जैसे कि 1/n है और इसका लिमिट पॉइंट क्या है, 0, मतलब आप n बराबर 0 पर चेक करो ना, इसका लिमिट पॉइंट क्या हो रहा है, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्या ओपन डिस्क का पार्ट है, जो डिस्क तुम्हें यूनिट डिस्क का पार्ट अगर है तो वो फंक्शन कांस्टेंट है। अगर ओपन डिस्क का पार्ट नहीं है उसका लिमिट पॉइंट, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन नॉन कांस्टेंट है। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पावर सीरीज कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, हाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। Then there is a two type of series. One series is sigma an is given and the given function z minus c is a function, right? तो that function की power n, यही फॉर्मेट होता है सिंपली, ठीक है। और दूसरा फॉर्मेट ये होता है कि जो फंक्शन है, जैसे x माइनस सी है, सी यहाँ पे सेंटर मान सकते हो, ठीक है। ये x लिखा नहीं होगा, वैसे तो z लिखा होगा यहाँ पे। अब x माइनस सी है, इसकी पावर आपको, जैसे यहाँ पे n है ना, n का कुछ कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि 2n 3n 4n हो सकता है, प्लस गामा में भी इट पॉसिबल, गामा इज़ नॉट गिवन समटाइम्स, okay, that there are two types. Then how to find the radius of convergence? So radius formula is 1 upon limit n tending to infinity, you know, and this supremum of an, मतलब whatever the मतलब the function, what is an, मतलब जो भी तुम्हारा फंक्शन है zn, उसको छोड़कर जो भी तुम्हारा बचा है ना वो an है, ठीक है। अब an की पावर हम क्या लगाएंगे, 1/n, right? So that is the radius of convergence. Another way you can find out 1 upon r equals to, डायरेक्ट कर दो लिमिट a n की पावर 1 upon a, कॉशीज रूट टेस्ट है। सेकेंड थिंग इन ये आपका डीलम्बर्ट्स टेस्ट के फॉर्मेट में है, r बराबर 1 upon लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वही सुप्रीमो में a n प्लस 1, मतलब ऊपर बड़ी टर्म नीचे छोटी टर्म, राइट। अब इस केस में ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बिकॉज देर इज़ सम कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड विद n, दैट इज़ बीटा। सो वट एवर कंप्लीट, आप जब इसको कंप्लीट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेते हो, उसके बाद उसमें पावर आपको लगा देनी है 1 अपॉन बीटा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी आपको पावर क्या लगानी है, 1 अपॉन बीटा, वट एवर द कोफिशिएंट ऑफ n, उसका इन्वर्स करके उसको पावर में लगा देना है। अब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालोगे भाई, इंटरवल ऑफ अगर आप कन्वर्जेंस निकाल रहे हो ना, तो ये जो चौंच है वो रेडियस की तरफ खुली होगी, समझ आ रही है बात, ठीक है। और अगर डाइवर्जेंस है तो फंक्शन की तरफ खुली होगी चौंच से फ़र्क पड़ता है। अगर रेडियस कन्वर्जेंस है तो उसकी चौंच रेडियस की तरफ खुली होगी, डाइवर्जेंस है तो फंक्शन की तरफ चौंच खुली होगी। और यहाँ पे c क्या है भाई, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, और r क्या है आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है। तो दोनों अब इसको यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंस आता है। अगर इस साइड आप कर रहे हो तो क्या होता है, r मतलब रेडियस की पावर में भी 1/बीटा चढ़ेगा, ठीक है। और ये i और d का मतलब है इंटरवल ऑफ मतलब इंटरवल ऑफ डाइवर्जेंस, ये चढ़ना ज़रूरी है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में रेडियस 1/बीटा, राइट। तो दो इम्पॉर्टेंट टिप्स है। तो फर्स्ट टिप्स ये है कि अगर मान लो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसका मतलब है कि सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ओनली एट सेंटर, मतलब जो सीरीज़ है वो सेंटर की तरफ क्या हो रही है, कन्वर्स। इफ़ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 0, इफ़ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इनफाइनाइट, देन द सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स, राइट। पावर सीरीज़ में एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी पावर सीरीज़ x बराबर अल्फ़ा तक कन्वर्ज हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इट ऑल्सो कन्वर्स मॉड x ग्रेटर देन अल्फ़ा, मतलब यहाँ तक भी वो कन्वर्ज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे सेंटर 0, रेडियस a, ठीक है, एब्सोल्युटली है। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, जैसे कि कन्वर्स x बराबर अल्फ़ा तक कोई सीरीज़ कन्वर्ज हो रही है तो एब्सोल्युटली भी कन्वर्स करेगी, उसकी कंडीशन ये होगी, चौंच है ना अल्फ़ा की तरफ आएगी फिर यूनिफॉर्मली एब्सोल्युटली में। और मान लो कि ये डाइवर्स होती है, अपन बोलते कि इट डाइवर्जेस,
देन ये चौंच एक्स की तरफ आती है, फंक्शन की तरफ चौंच तभी आती है जब फंक्शन डाइवर्स हो। तो यहाँ पे लिखा है पावर सीरीज फॉर एक्स देन इट ऑल्सो डाइवर्स विद एक्स ग्रिड, मतलब ये चौंच ये फंक्शन की तरफ आ गई। अब देखो पहला ही क्वेश्चन धमाका है। धमाका क्यों है? क्योंकि जेड की पावर क्या है 2 है, यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या है 2, तो फिर जो भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकलेगी उसमें पावर क्या चढ़ेगी 1/2, ठीक है। और हमारा ए एन की वैल्यू क्या है 2 की पावर -n, ठीक है। लगा दो फॉर्मूला, e टू की पावर n रहा 1/n तो वैसे ही चढ़ेगा, 2 आ गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो इसकी पावर क्या लगेगी 1/2, यानी कि √2 इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। गेट इट। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो निकाल लिया, लेकिन अब मेरे को ये तो बताओ कि ये चीज़ जो गिवन फंक्शन है वो कन्वर्स हो रहा है डाइवर्स हो रहा है, तो उसके लिए जो भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तुमने निकाली है उसको आपको गिवन फंक्शन में रखना पड़ेगा। तो निकाल ली क्या है जेड की वैल्यू पुट कर दो भाई इसमें। जैसे तुम जेड की वैल्यू पुट करोगे तुम मिलोगे कि तुम्हें सीरीज़ की वैल्यू 1 मिल रही है, लेकिन मेरे को पता है कि इनफाइनाइट सम ऑफ सीरीज़ है वो कन्वर्जेंस कब होती है जब उसकी वैल्यू क्या हो 0, वैल्यू 0 तो नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब अब ये 1 आ रहा है तुम्हारा, 1 का मतलब क्या है 1/n की पावर 0, सीधा मतलब ये तो पी टेस्ट लगाओगे यहाँ पे, तो क्या ये सीरीज़ कन्वर्जेंस है? नहीं, क्योंकि n की जब पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तब जाके सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है पी टेस्ट में। तो यहाँ पे सीरीज़ से करेगी डाइवर्स, तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि सीरीज़ कन्वर्स कर रही है डाइवर्स। कभी कभी क्वेश्चन का टाइप चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ डिविजन ऑफ n की पावर 50, तो भाई यही फंक्शन मान लो, ठीक है। n की पावर 50 है, लगा दो पावर में, ठीक है। वट अब n 0 में लगाए तो इन्फिनिटी है n की पावर, तो ये 0 n की पावर किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है 1, तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ जाएगी। और देखो डिफरेंट टाइप का फंक्शन आया है, जैसे कि ये सीरीज़ 1 से इन्फिनिटी से लेकर जेड की पावर n फैक्टोरियल चल रहा है, ठीक है। अब इसको आप सीरीज़ को खोलोगे तो इस टाइप का आएगा जेड की पावर 1 जेड की पावर 2 है ना, फिर उसको खोलने पे आता है 6, तो मतलब वहीं पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स तो आ ही नहीं रही, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स पे तो 0 हो रहा है, इवन पे 1 आ रही है इसकी वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो, ठीक है। तो फिर अब लिमिट मान लो an प्लस an निकालो तो वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी फंक्शन है इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 होती है, ध्यान रख लो। ऐसे दे दे कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो 2 लेके देख लो भाई, n² और n² पावर आप चढ़ाओगे 1/n, तो चढ़ाओगे तो 1/n कोई भी पॉलिनोमियल लो यहाँ पे, और फिर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वो क्या हो जाएगा 0, n की पावर 0 क्या होती है ऑलवेज 1, तो इस केस में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी 1। एक देखो जाना पहचाना फंक्शन है ये 1 से लेकिन फिर तक n log n टाइप का है, ठीक है। डिलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट लगेगा an+1/an वाला, ठीक है। लगाओ वही टेस्ट, इसको करने पे 1 आ जाती है इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि ये देखो n+1/n तो हटा ही दोगे। अब मेरे को पता है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फंक्शन बनता है लॉग के टर्म्स में, तो दोनों साइड इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव करके फिर आंसर निकलेगा 1 आएगा, ठीक है। डायरेक्ट दिमाग लगाओ फालतू का, और ये इसको डायरेक्ट काटने की कोशिश करो तो कटेगा नहीं है डायरेक्ट। फिर log n में से log n घटा दो, log 1 बचे 0 देना नहीं, डेरिवेटिव होगा, ये लॉग वाले केस में डेरिवेटिव होता है, एल हॉस्पिटल लगता है।